नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता शुक्ला। 10 का दस्तावेज शुरू होता है। नोएडा से आई खबर के साथ स्टेडियम चौराहे के पास चलती हुई बस में आग लग गई। रोडवेज के बस में ये आग लगी। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल रहा। फायर ब्रिगेड के सहारे आग पर काबू पाया गया। बस में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई गई है। चलती बस में आग से हड़कंप। काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल। रोडवेज की ये बस और चलती हुई बस में आग। काफी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया जा सका। फायर फाइटर्स मौके पर मौजूद रहे। फायर ब्रिगेड की टीम ने इस आग पर काबू पाया। चलती हुई रोडवेज में आग के बाद हड़कंप की स्थिति। आनन फानन में सूचना देने पर फायर कर्मियों ने, फायर फाइटर्स ने इस बस में लगी आग को बुझाया। नोएडा स्टेडियम चौराहे के पास चलती हुई बस में आग। फायर फाइटर्स ने आग पर काबू पाया। बड़ी खबर अलीगढ़ से है, जहां NH 91 पर बारातियों से भरी बस में अचानक आग लग गई। इस दौरान आनन फानन में स्थानीय लोगों की मदद से बस में जो बाराती सवार थे, शीशे तोड़ करके उनको बाहर निकाला गया। मामला अकबराबाद थाना क्षेत्र के ननऊ पुल के पास का है। मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम के सहारे काफी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। बस खुर्जा के सिकंदराऊ जा रही थी, तभी NH 91 पर ये बड़ा हादसा। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां बारातियों से भरी बस में किस तरीके से आग लगी है। धुएं का काला गुबार, बस पूरी तरीके से आग के हवाले। गनीमत ये रही कि स्थानीय लोगों ने मुस्तैदी दिखाई। सही समय पर AC बस थी, इसका शीशा तोड़ा और लोगों को बाहर निकाला। वरना बाहर निकलने का मौका न मिलता तो कितनी बड़ी दुर्घटना हो सकती थी, उसका अंदाजा लगाइए आप। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाया गया, तब जाकर के कहीं आग पर काबू पाया जा सका। खबर आगरा से है, जहां CBI की टीम ने रेलवे के सीनियर सेक्शन इंजीनियर विजय कुमार को 4 लाख से ज्यादा की घूस के साथ गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही आगरा रेल मंडल डिप्टी चीफ सिग्नल और टेलीकॉम इंजीनियर मुकेश कुमार से भी मामले में पूछताछ की गई है। सूत्रों की माने तो राजस्थान के शिव कृति नाम के फर्म ने CBI से आगरा रेल मंडल के सीनियर सेक्शन इंजीनियर के खिलाफ घूस की मांग की शिकायत की थी, जिसके बाद से कल लगातार CBI की टीम छापेमारी में जुटी हुई थी। सबूत मिलने के बाद आगरा रेल मंडल के सीनियर सेक्शन इंजीनियर विजय कुमार को CBI की टीम गिरफ्तार कर चुकी है। पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास और उमर अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने मऊ में 2 मंजिला आलीशान मकान के ध्वस्तीकरण को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। बसपा विधायक अब्बास अंसारी छोटे भाई उमर अंसारी की ओर से हाईकोर्ट में ये याचिका थी। आपको बताएं कि मऊ के नगर मजिस्ट्रेट की ओर से RBO एक्ट के तहत 19 दिसंबर 2022 को निर्माण को अवैध बताते हुए नोटिस जारी किया गया। आरोप यह था कि बिना नक्शा पास कराए, बिना मंजूरी के ही आलीशान मकान बनवा लिया गया। इसी को लेकर के अंसारी फैमिली की ओर से हाईकोर्ट में चुनौती दी गई, लेकिन कोर्ट ने मामले को खारिज कर दिया है। तो ऑर्डर पास किया गया है RBO एक्ट के तहत, वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास उसकी अपील लाई करती है। कोर्ट ने इस राज्य सरकार की इस प्ली को माना और ये डायरेक्शन किया कि आप अपील फाइल करिए। उनकी तरफ से एक प्ली ली गई कि साहब जब तक हमारी अपील हम फाइल करेंगे और अपील जब तक डिसाइड नहीं हो जाती तब तक के लिए इंटरिम प्रोटेक्शन दे दिया जाए, हमारा निर्माण ना गिराया जाए। इस प्ली को कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा नहीं, कोई इंटरिम रिलीफ नहीं मिलेगी आपको, और जो अब्बास अंसारी का मुकदमा ये कहते हुए कोर्ट ने खारिज कर दिया। अगली खबर गाजीपुर से है, जहां सांसद अफजाल अंसारी गैंगस्टर एक्ट के मामले में MP MLA कोर्ट में पेश हुए। इसी मामले में मुख्तार अंसारी का भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी होना था। अगली सुनवाई होगी 23 फरवरी को। आपको बताएं 2007 में कृष्णानंद राय हत्याकांड और वाराणसी के एक मामले में अफजाल अंसारी गैंगस्टर एक्ट का मामला उन पर दर्ज किया गया था, उसी के लिए सुनवाई। सफाई साक्ष्य में नियत थी, तो उनकी ओर से गवाह सफाई में प्रस्तुत किया गया है और अगली तारीख 23 तारीख परसों लगाई। इसमें सर मुख्तार अंसारी को भी था या सिर्फ मुख्तार अंसारी का भी आज मामला था और उसमें भी 2 गवाह सफाई में पेश किए गए हैं और उन दोनों में उस फाइल में जो है गवाही सफाई का कार्य पूरा हो गया
और पत्रावली बहस में 27 तारीख क्या मुख्तार अंसारी ऑनलाइन पेश हुए थे या हाँ नहीं? हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माफिया मुख्तार के बेटे अब्बास पर तीसरी आंख की नजर रहेगी। पत्नी निखत से मिलन कांड के बाद अब्बास को कासगंज की जिला जेल में शिफ्ट कर दिया गया था। अब अब्बास पर निगरानी रखने के लिए डीजी जेल ने सख्त निर्देश दिए हैं। अब्बास की निगरानी के लिए कासगंज जेल को 5 बॉडी बॉर्न और 1 ड्रोन कैमरा दिया गया है। इसी क्रम में अब्बास से मुलाकात का दिन भी निश्चित कर दिया गया है। जेल में अब्बास से जो भी मिलने आएगा अलग समय तय से होगा, उसी समय पर मिलना होगा। दरअसल पिछले दिनों अब्बास अंसारी के छोटे भाई उमर अंसारी ने प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश को पत्र लिखकर अब्बास की हत्या करवाने की आशंका जताई थी। तो देखिए अब अब्बास पर नजर रखने के लिए ड्रोन और बॉडी वॉर्न कैमरे की मदद ली जाएगी। मिलने जुलने वालों पर नजर सख्त रहेगी, मिलने का समय तय रहेगा। सुरक्षा का भी मामला है और जिस तरीके से जेल के भीतर मिलने का खेल सामने आया, इसे लेकर भी सख्ती बरती जा रही है। तो कुल मिलाकर के निगरानी चौकसी बढ़ा दी गई है। मिलने जुलने वालों पर नजर रखी जाएगी, एक तय समय पर ही मुलाकात हो पाएगी। इसके अलावा जिस जेल में शिफ्ट है वहां पर तकनीक की मदद ली जाएगी और ड्रोन के जरिए निगरानी रखी जाएगी, हाईटेक कैमरे के जरिए निगरानी रखी जाएगी। खबर औरैया से है, जहां सदर कोतवाली के भीखापुर में दोहरे हत्याकांड मामले में दोनों पक्षों की ओर से 19 लोगों के नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। मृतक बबलू सेंगर की बहन ने 10 के खिलाफ और मृतक रामवीर के पक्ष की ओर से 9 के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। फिलहाल भीखापुर गांव में गम के साथ दहशत का भी माहौल है। गांव में तनाव की वजह से पुलिस की बड़ी संख्या बल में तैनाती है, पुलिस बल मौजूद है। जो तहरीर मिली थी उसके आधार पे अभियोग पंजीकृत किया गया है और जो दूसरा व्यक्ति जिसको पहले गांव वाले पहचानने से इनकार कर रहे थे, बबलू सेंगर थे, उनके परिवार वाले आए, उनके कपड़ों से, उनके हुलिये से, सब चीज़ों से उनकी पहचान कर ली है और उनकी जो सिस्टर हैं, उनकी बहन ने एक नामजद तहरीर दी है 10 लोगों के खिलाफ, उस पर भी अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है। वर्तमान में वीडियोग्राफी करके और पैनल से दोनों लोगों का एक एक करके पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है और इसके आगे क्रिमेशन दोनों का एक एक करके कराया जाएगा और विधिक कार्रवाई की जा रही है शेष। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र जुनैद और नासिर की हत्या के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया गया। जुनैद और नासिर को इंसाफ दिलाने के लिए सड़क पर उतरे एएमयू के स्टूडेंट्स ने नारेबाजी करते हुए हत्या के दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इस दौरान छात्र नेता आरिफ त्यागी ने दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की। इंसाफ है, इंसाफ की गुहार है, इंसाफ के लिए ही ये आवाज़ बुलंद की गई है और इत्तेहाद में सब लोग यहाँ मौजूद हैं। जुनैद और नासिर की हत्या जिस तरह से की गई है, गाड़ी में जलाकर मार देना, और वहाँ की जो प्रशासन है, वहाँ की जो पुलिस प्रशासन है, बिल्कुल भी किसी तरह का भी कोई एक्शन नहीं ले रहा। तो हम चाहते हैं कि वहाँ की जो सरकार है, दोनों जो मिली जुली वक्त नज़र आ रही है, तो इनके खिलाफ एक्शन होने चाहिए और जो कानूनी कार्रवाई है, कानून के तहत जो भी उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिल सकती है, उन्हें वो दी जाए जल्द से जल्द। जो कुछ स्टूडेंट हैं हमारे, उन्होंने एक हरियाणा में जो घटना हुई है उसको लेके अपना प्रोटेस्ट जाहिर किया है और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एक मेमोरेंडम दिया है। उन्होंने दी कि इसमें जो सख्त से सख्त सज़ा दी जाए उनको जो इसमें इन्वॉल्व है और जो लॉ है उसको वो पूरी तरह से इन्फोर्स है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी में आमूल चूल परिवर्तन की तैयारी चल रही है। नई कार्यकारिणी में सदस्यों की संख्या पिछली बार से अधिक रहेगी। शिवपाल सिंह यादव ने राष्ट्रीय महासचिव बनने का प्रभाव नई कार्यकारिणी में दिख सकता है, ऐसा माना जा रहा है। पार्टी के पुराने नेताओं के साथ ही शिवपाल सिंह यादव से जुड़े ऐसे तमाम लोग जो सपा से अलग होने के बाद उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे, उन्हें अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। फ्रंटल संगठन के चेहरों में भी बड़ा बदलाव संभव है। शिवपाल सिंह के साथ प्रदेश कार्यकारिणी फ्रंटल संगठनों की रूपरेखा तय करने के लिए पार्टी के नेताओं की 2 बार बैठक हो चुकी है। अब जल्द ही कार्यकारिणी और फ्रंटल संगठन के पदाधिकारियों के नामों पर मुहर लग सकती है। पार्टी के फ्रंटल संगठन में जातीय स्थानीय समीकरण हावी रहेंगे।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल, सेंट्रल यूपी, बुंदेलखंड के नेताओं को अलग अलग संगठन में अहम जिम्मेदारी सौंपी जानी है। पूर्वांचल से बस्ती, देवरिया, गोरखपुर के कुछ नेताओं को फ्रंटल संगठनों में प्रमुख बनाया जा सकता है, ये माना जा रहा है। समाजवादी युवा जनसभा, छात्र सभा, यूथ ब्रिगेड, लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष में कई जिम्मेदारी बदलेगी तो कुछ कई चेहरों पर दोबारा दांव लगा सकती है पार्टी। देखिए हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी और फ्रंटल संगठन बहुत जल्द नए स्वरूप में सामने आएंगे। शिवपाल सिंह यादव के राष्ट्रीय महासचिव बनने के बाद कार्यकारिणी में उनका प्रभाव देखने को मिलेगा। प्रदेश कार्यकारिणी में कई नेताओं के चेहरे नए होंगे तो फ्रंटल संगठनों में भी आमूलचूल परिवर्तन होगा। ये कहा जा रहा है कि शिवपाल सिंह यादव के कैंप से जुड़े कई नेताओं को प्रदेश कार्यकारिणी में अहम जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं। इटावा में एक बीएड पास बेरोजगार युवक ने नौकरी की तलाश छोड़ करीब 7 हेक्टेयर भूमि पर स्ट्रॉबेरी की खेती कर अच्छी कमाई की है। प्रगतिशील युवक ने 7 हेक्टेयर की जमीन पर करीब 2.5 लाख पौधे लगाए। युवक प्रबल प्रताप सिंह ने शिमला, हरियाणा से स्ट्रॉबेरी की खेती के गुण सीखकर इटावा में शानदार खेती की। बताया जा रहा है कि फसल अच्छी रही तो साल में 30 से 40 लाख रुपए की कमाई बड़ी आसानी से हो सकती है। वहीं जिला उद्यान पदाधिकारी डॉक्टर सुनील कुमार भी प्रबल प्रताप की सराहना कर रहे हैं। ड्रिप के माध्यम से हमने उनसे बात करी तो उन्हें कोई अलग से खेती करो, कोई तो अलग से खेती करने के लिए हम जो हरियाणा में और हरियाणा के बाद चंडीगढ़ पहले गए थे सीधा, तो वहाँ पौध जो है लेने के लिए तैयारी करी हमने कि पौध लेंगे तो उन्होंने बताया 11 रुपये पौधा मिलेगा आपको और कंपलसरी आपके घर तक पहुँच जाएगा। तो हिमाचल में ही कोई एक गाँव पड़ता है, गाँव का तो नाम नहीं याद है, तो वहाँ से फिर हमने 2.5 लाख पौधा लिया पूरा। और मल्चिंग जो थी ये ली थी हमने जयपुर से, दोनों इकट्ठा लेते हुए फिर हमने यहाँ काम लगाया। वहाँ से एक मशीन ले आए थे, उससे बेड बनवाए, सारा काम कराया और लगा के तैयारी पूरी है। ये मान लीजिए 15 अक्टूबर से लगाना शुरू कर दी थी हमने। जनपद इटावा में जो प्रयास किया गया है बहुत ही सार्थक प्रयास है। और यहाँ कसरीहर के लालपुर गांव के हैं प्रबल प्रताप, इनके परिवार के सदस्यों ने मिलकर के 7 हेक्टेयर में स्ट्रॉबेरी लगाई। ये पुणे से पौधे लाए थे, 11 रुपये प्रति पौध के साथ इनको ये पौधा पड़ा था और इन्होंने नवंबर के फर्स्ट वीक में लगा दी थी। और ड्रिप और मल्चिंग इसे ये लगानी ही चाहिए, उस हिसाब से इनको लगाया था। मैंने भी इनको पूरी गाइड किया था कि इस तरह से आपको लगाना है। बात करते हैं जोशीमठ की, जहां मौसम का मिजाज पूरी तरीके से बदल गया है। हिमालय की ऊंचाई वाले क्षेत्र में जमकर बर्फबारी हुई तो वहीं निचले क्षेत्र में बारिश हो रही है। आपदा से पीड़ित लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं, ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। पर्यटन स्थल की बात करें जैसे बद्रीनाथ, औली, हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी, कुंवारी पास और चेनाब घाटी में भी बर्फबारी है। पहाड़ों की चोटियां ऐसी लग रही हैं मानो बर्फ की सफेद चादर ओढ़ रखी हो। मौसम खूबसूरत है लेकिन इसके साथ यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।